हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। ये चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जो पूरे ही देश में आपको बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप इवन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप यहाँ पर आकर अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी 100% फ्री। आपको इसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। यहाँ पर ऐसा कभी हम नहीं करते कि आपको 2 वीडियो दिखाएं और तीसरे वीडियो के लिए आपसे हम कोई पेमेंट बोलें कि आपको कोई पैकेज परचेज करना है या आपको कोई कूपन लेना है। यहाँ पर आप आके 100% फ्री एजुकेशन लेते हैं, कोई भी क्लास में हो आप। हमने बोला ना, कोई भी क्लास में है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हम सेकंड में हैं या हम फर्स्ट में हैं, हमको नहीं मिलेगा। वो भी आपको मिलेगा। आप 12th में हैं, आपको मिलेगा। आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ पर आकर अपनी सभी समस्याओं का हल ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंटेंट भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का दिया जाता है। मतलब हम आपके लिए जितना भी कंटेंट प्रिपेयर करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, हम ऐसा कंटेंट चूज़ करते हैं या ऐसे कंटेंट को लेते हैं जो आपको अच्छे से हर एक चीज़ हम समझा सकें। टीचर्स को हर एक बारीकी में आपको समझाते हैं क्या चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। तो टीचर्स यहाँ आपको हर एक चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। और आई होप आपके कमेंट से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इवन आपके टेस्ट हैं या एग्ज़ाम है तो उनकी तैयारी भी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम कराई जाती है। किसी भी टाइम में, जैसे आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं ना, आपके एफए वगैरह होते हैं, वो हुआ, फिर या तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हों तो उस दौरान भी आपकी प्रिपरेशन पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको कराई जाती है। इवन आपके लिए हम सैम्पल पेपर भी रेडी करके लाते हैं, PYQs भी होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं। सभी कुछ आपको यहाँ पर दिया जाता है, वो भी 100% फ्री है ना। तो इसका लाभ उठाइए और हमारे साथ बने रहिए। तो आते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का। अब कोर्स ए देखकर आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। बहुत सारे कमेंट हर वीडियो में मुझे आते हैं कि अरे मैम ये कौन सा पढ़ानी है, तो हम नहीं पढ़ते, हम क्लास 9th में हैं मगर हमारे यहाँ नहीं आता। तो देखिए, यहाँ पर 9th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। इवन बोर्ड एग्जाम में भी 2 पेपर आते हैं, इसलिए आपको अभी से समझना ज़रूरी है। कोर्स ए चलता है, कोर्स बी चलता है, इन दोनों के कोर्स अलग अलग होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आपके यहाँ कोर्स ए चल रहा है तो आपके पास हिंदी की जो 2 बुक्स होंगी वो है क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। और अगर आपके यहाँ कोर्स बी चल रहा है तो आपके यहाँ बुक होगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो अब आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। हर वीडियो में यहाँ साइड में हमारे पास बुक लिखी रहती है कि ये कौन से बुक का चैप्टर है, तो उसी के हिसाब से आप पढ़िए और कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कंफ्यूजन अगर आपके पास अभी एक बार हो गया तो आगे चलकर आपको 10th में भी इसी तरीके से दो कोर्स मिलेंगे, उनसे भी आपको सामना करना है। फिर बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर भी, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है ना, समझ गए। तो कोर्स का आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हमने चूंकि कोर्स ए पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारी हिंदी की जो मेन पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसके हम गद्य खंड को करा रहे हैं। ये बुक अभी तक जब तक हम 8th में पढ़ते आए हमारे पास कविताएं, कहानी, निबंध, एकांकी सभी कुछ एक ही बुक में था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, एक ही बुक में तो है लेकिन इसे अलग अलग खंड में विभक्त कर दिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड, जिसमें हमारे पास कहानी है, निबंध है, उपन्यास के कुछ अंश हैं, एकांकी हैं, नाटक है, साथ ही यात्रा वृत्तांत है, आलोचना है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो अभी हमको क्या करना है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा अध्याय 3, यानी कि गद्य खंड का तीसरा अध्याय है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये एक निबंध है जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्यामाचरण दुबे जी ने। यहाँ पर हम एक उपभोक्ता हैं, हम बाजार जाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं। आज उपभोक्तावाद की जो हम उपभोग कर रहे हैं, हमारा नेचर बदल चुका है। हम कैसे हो गए, हम बाजार क्या करने जाते हैं, क्या करके आते हैं, और इस पर हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। और साथ ही जैसे कि पंडित जी हैं, कई लोगों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए, जैसे लेखक के मित्र हैं, तो कई लोगों का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करके समझाया गया है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखकर भी हम बाजार के साथ सही इंसाफ कर सकते हैं।
तो ये एक ऐसा पार्ट था जो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम अपना लेना तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। पार्ट को समझना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि एक निबंध है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके पीछे जो बात आपको समझाई गई है अगर उसे आप अपने बिहेवियर में ले लोगे तो सही मानो, क्योंकि हम तो आए दिन बाजार जाते हैं और कभी कभी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें उठाकर लाते हैं जिनका हमको कोई मतलब नहीं होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यही चीज़ आपको इस पार्ट में समझाई गई है। तो इस पार्ट का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिया, यानी कि एनसीईआरटी इसी चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, यानी कि चैप्टर को हमने पूरा रिवाइज किया और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए इस पार्ट पे आधारित। अब हम आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, यानी कि इस पार्ट से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लेके आए हैं जो कि है सब्जेक्टिव, जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम आपको तैयार करवा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन दे दिया गया, एक आपको गद्यांश दे दिया जाता है। अब उस गद्यांश पे आधारित जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कुछ गद्यांश लाए हैं, उन पर आधारित प्रश्न करेंगे, फिर संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, जिनमें अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न हैं। अब अति लघु प्रश्न जो रहेंगे वो आपसे पूछे कितने में जाएंगे, वो आपसे पूछे जाते हैं 20 से 25 शब्द में आपको उत्तर देना है। लघु उत्तरीय आपसे क्या रहेंगे, वो 25 से 30 शब्दों के बीच में आपको उत्तर देना होगा। तो इसके लिए आपको ये, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कितने ना, ये जो क्वेश्चन की मार्किंग होंगी, जो 1 नंबर के होंगे वो अति लघु होंगे, जो 2 नंबर के होंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो उसी हिसाब से आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग उनका आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गद्यांश को नहीं देखेंगे। गद्यांश को बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है और इसकी सारी बातों और चीज़ों को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो गद्यांश क्या है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व मतलब अपना पूरा एक अधिकार बना रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। पहले बाजार में क्या होता था, हमारे मतलब की जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ उतनी ही मिलती थी। यानी कि अगर हमें खाने के लिए आटा, दाल, चावल, चीनी चाहिए ना, तो हमें वही चीज़ें मिलती थी। पहनने के लिए जो कपड़ा होता था वो थान में मिल जाता था, कपड़े मिल जाया करते थे, हमारे लिए उतना ही इनफ होता था। लेकिन आज अगर आप जाओ तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें के साथ साथ आपकी जो चीज़ें ज़रूरत आपको नहीं है उसकी भी तमाम भरमार है। इतनी चीजें हैं जिनको आपको जरूरत नहीं है, आप उनका भी उपभोग करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस चीज के लिए मौजूद है, वो मौजूद है हमारे भोग के लिए, हमारे सुख के लिए मौजूद है। सुख की व्याख्या बदल गई है। अब सुख के लिए, अब देखो यहाँ पर अगर कोई चीज पहले हमारे क्या सुख होता था कि भाई जी कोई चीज हमें अच्छी लग रही है हमने ले ली, आज हमें क्या, हमें आराम हमारा लिए पहला है। तो अब सुख की व्याख्या पहले के मुकाबले बदली है। उपभोग ही भोग का सुख है, यानी कि किसी चीज का इस्तेमाल करना ही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। पहले होते थे छोटे मोबाइल बात करने के लिए होते थे, ठीक है, जरूरत कम्युनिकेशन हो गया। आज तो ना जाने कितने कितने लाखों रुपए के मोबाइल आ रहे हैं। क्या मतलब है उसका, मतलब हम उसका इस्तेमाल करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब जो उत्पाद आ रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो किसके लिए, वो हमारे उपभोग करने के लिए है, इसीलिए वो चीज बनी है। लेकिन आज हम बदल गए हैं, हमारी सोच बदल गई है। आज हम क्या, हम हो गए हैं उसका उपभोग करने के लिए। वो चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि साम दाम दंड भेद हर किसी तरीके से बस हम उसको हासिल कर लेना चाहते हैं। वो हमारी जो प्रेस्टीज होती है, हमारी इज्जत का सवाल बनता जा रहा है। तो ये बदलाव समय के साथ हमारे अंदर आ रहा है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, जीवन शैली में हो रहे बदलाव का उल्लेख कीजिए। आज हमारे जीवन शैली में जो बदलाव हो रहे हैं हमें उसके बारे में बताना है।
जीवन में नई जीवन शैली और नए जीवन दर्शन के रूप में उपभोक्तावाद के दर्शन ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। अब उपभोक्तावाद का दर्शन क्या होता है हम आपको बताते हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उपभोग करने के लिए रह गए, चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, हमारा अपना कोई चीज नहीं, बस हमें हर चीज चाहिए, हर चीज जो भी मार्केट में है हम उसको बस पा लेना चाहते हैं। ये आज के समय में बदलाव आया है, जिसमें चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे अंदर ये चीज आ जाएगी कि हमें हर एक चीज को इस्तेमाल करना है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, यानी कि उत्पादन, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी, वैरायटीज बढ़ाई जाएंगी, जो आजकल हो रहा है। और हम उन उत्पादों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। जब भाई इतनी वैरायटी आएंगी तो हमें हर एक वैरायटी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको सिर्फ बेसिक एक समझिए, पहले के समय में क्या होता था, एक तरह का बटर आता था, बटर क्या होता था, एक तरीके था। आज 4 तरह के बटर आ रहे हैं, कितने फ्लेवर्स आ रहे हैं, लो कोलेस्ट्रॉल भी आ रहा है, लो फैट भी आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना, जितनी तरह की आप वैरायटी निकाल रहे हो, उसको उपभोग करने की लोगों में उतनी चाह भी बढ़ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हम समर्पित होते जाने कि नहीं हमको, अच्छा हम अगर ये सॉल्टेड बटर खा रहे हैं तो हमको चलो जो एक अनसॉल्टेड बटर भी ले लेते हैं कैसा है, फिर उसके बाद हम गार्लिक बटर भी ले लेंगे कि ये बटर कैसा है, फिर उसके बाद हम कहेंगे चलो लाइट बटर यानी लो फैट बटर भी ले लेते हैं, फिर एक लो कोलेस्ट्रॉल बटर भी ले लेंगे। तो अब ये क्या होगा ना, हम क्या खाते थे, हमारी पहली क्या जरूरत थी, सिर्फ एक हम बटर खाते थे। आज हमने एक ही बटर की कितनी सारी प्रोडक्टिविटी, कितनी चीजें खरीदी ना। तो ये है अब हम प्रोडक्ट के प्रति समर्पित, यानी उत्पाद के प्रति हम समर्पित हो चुके हैं, हमें हर एक वैरायटी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान संदर्भों में सुख की धारणा क्या है। आज के समय में सुख क्या है, किसी भी चीज का उपभोग करना हमारे लिए सबसे पहला सुख है। मार्केट में कोई नई चीज आई नहीं कि सबसे पहले दिमाग में बिजली कौंधती कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, तो वो क्या है, किसी भी चीज का इस्तेमाल करना आज हमारे लिए पहला सुख है। वर्तमान समय में सुख की धारणा बदल गई है, आज उपभोग को ही सुख माना जाने लगा है, जिसके लिए उत्पादन पर अधिक से अधिक जोर दिया जाने लगा। जब आज के लोगों के लिए सुख हो गया है उपभोग करना, मतलब अब मार्केट से अब हमारे लिए क्या सुख है, हम हर एक चीज, हर एक वैरायटी हम चाहते हैं तो हम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ हो रहा है, सभी लोग इस संस्कृति में बंधे हैं। नतीजा क्या है, सामान में मार्केट में फिर उतने प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं, उतना सामान, उतनी वैरायटी, उतनी चीजें वहां पर मार्केट में लाकर रखी जा रही हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उपभोक्तावादी जीवन दर्शन में क्या बताया गया है। अब ये जो उपभोक्तावादी जीवन संस्कृति है, इसमें क्या चीज हमको बताया जा रहा है इस पूरे पाठ में। उपभोक्तावादी जीवन दर्शन में बताया गया है कि उत्पादन में वृद्धि करो, यह उत्पादन आपकी सुविधाओं और सुख के लिए ही, इसका खूब भोग किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो उपभोक्तावाद जीवन दर्शन है, जो बात हम इस पाठ में कर रहे हैं, इसका मूल मंत्र क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ाओ जिससे लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। यही है उपभोक्तावाद संस्कृति। चाहे आदमी को उसकी जरूरत हो चाहे ना हो, आप उसे इतने सुंदर पैकेज में प्रस्तुत करो कि व्यक्ति उसको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए। चलिए अब आते हैं हमारा दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश क्या है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यानी कि चीजों का जो हम सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं विलासिता, यानी आराम के लिए, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशी में निरंतर लगी रहती है। मतलब आप आइए, ये कंडीशनर, एयर कंडीशनर आइए आप लीजिए, ये सोफा आइए इतना कंफर्टेबल है, ये है वो, कितने तरह की चीजें निकलती हैं मार्केट में ना, जो हमको हमेशा ललचाती रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, मतलब डेली रूटीन में जो हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट चाहिए, अब हमको एक टूथपेस्ट चाहिए, हाँ, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, एक ही के अंदर कितनी सारी चीजें हमको मिल रही हैं, जो अलग अलग काम करता है वो हमको एक ही के अंदर मिल रहा है।
कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, अब दांत साफ करने के लिए हमें एक टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है। अब उसमें टूथपेस्ट में, किसी के टूथपेस्ट में नमक है, किसी के में जड़ी बूटियां हैं, कोई मसूड़ों को अच्छा बनाता है, कोई ऋषि मुनियों ने आप बनाया है। तो ऐसे तरह के बहुत सारे लुभावने प्रोडक्ट्स आज आपके लिए हैं कि आपको जो चाहें आप उसको चुन सकते हैं। और वो भी तरीके, भाई पेस्ट को हम जब दांत पे लगाएंगे अच्छे से तभी तो दांत साफ होंगे। पहले तो लोग नीम की निमोरी ऐसे करके डंडी से घिस लिया करते थे, उससे भी दांत साफ होते थे और कितने मजबूत होते थे। आज हम 50 तरह के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या हमारे दांत मजबूत रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको भ्रमित करने के 50 चीजें एकत्रित हैं, बस अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको इस्तेमाल क्या करना है। अब इस गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न है, वर्तमान बाजारों की स्थिति कैसी है? अब यहाँ पर बाजार सामग्रियों से भरे पड़े हैं, आपको लुभाने के लिए हैं कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप वो ले लो। इस तरीके से प्रोडक्ट से आज के बाजार भरे पड़े हैं। वर्तमान बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरे पड़े हैं, जो उपभोक्ताओं को लुभाने का जी तोड़ प्रयास करने में लगी रहती हैं। विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ताओं को दिग्भ्रमित किया जाता है। अब इतने सारे विज्ञापन आते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप हेयर ऑयल ले लो, टूथपेस्ट ले लो, शैम्पू ले लो, कंडीशनर ले लो, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, इतना ज्यादा आपको विज्ञापन दिखाया जाता है और आपको लुभाया जाता है कि आप ये सामान ले लो, आप वो सामान ले लो। लेकिन कभी कभी हम इन विज्ञापनों की चकाचौंध में फंस भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं फंसते, हम कई बार फंसते हैं और गलत चीज उठा लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगा रही अरे ये विज्ञापन इतना अच्छा है तो ये प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा। तो ये क्या करते हैं, हमको लुभाने का काम करते हैं। मतलब ये आजकल के बाजार सामग्रियों से भरे पड़े हैं, ऐसी सामग्रियों जो आपको लुभाने के लिए तैयार है। प्रश्न संख्या 2 है, विज्ञापन के आधार पर टूथपेस्ट के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। अब हमें विज्ञापन बताया ना हमने, जिससे बताया किसी में नमक है, किसी में वनस्पतियां हैं, कोई साधु संतों द्वारा प्रिस्क्राइब है, तो ये सारी चीजें। तो देखिए क्या है, विभिन्न विज्ञापनों में टूथपेस्ट के निम्नलिखित गुणों को दर्शाया जाता है। दांतों को मोती सा चमकीला बनाने वाला, मुंह की दुर्गंध हटाने वाला, मसूड़ों को मजबूत कर पूर्ण सुरक्षा देने वाला आदि। तो टूथपेस्ट के इतने सारे गुण बताए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, टूथपेस्ट के फॉर्मूलों का किस प्रकार वर्णन किया गया है? कैसे क्या, कोई नीम के गुणों में है, कोई सॉल्टेड, ऐसे बताया गया है ना। तो देखिए क्या है, बाजार में उपलब्ध टूथपेस्टों के भिन्न भिन्न फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग फॉर्मूलों से वो तैयार किए जाते हैं। किसी टूथपेस्ट के फॉर्मूले में मैजिक कहा गया है कि इसमें मैजिक है, आपका दांत एकदम दूध जैसा सफेद हो जाएगा। तो किसी को बबूल या नीम के गुणों से भरपूर बताया गया है, यानी कि बबूल और नीम का रहेगा तो आपके दांत जो है कीटाणु मुक्त रहेंगे। किसी को ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों मिश्रण से निर्मित कहा गया है, कि मतलब इसमें ऐसे खनिज तत्व हैं जो आपके दांत खो देते हैं, वो आपके वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके के जो है गुण अलग अलग टूथपेस्ट में बताए गए हैं। अब हम आ गए हमारे तीसरे गद्यांश पे, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। तीसरा गद्यांश क्या है, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। देखिए अभी हमने टूथपेस्ट के बारे में बात कर ली, अब हम आ गए ब्रश पे, टूथब्रश पे। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता के में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, सूची मतलब लिस्ट। अब इसको ऐसा समझिए कि अगर हमने पेस्ट ले लिया, इतने तरह के पेस्ट हमने आपको बताए, हमने अच्छा पेस्ट ले लिया, तो अब आती है बारी टूथब्रश की। भाई वो पेस्ट भी तो हम अच्छी टूथब्रश में लगाएंगे। तो अब किसी का क्या रहता है, वो बहुत अच्छी टंग साफ करता है, कोई बताए भाई मुंह के हर कोने में जाता है, कोई बोलता है उसकी ब्रशेस ऐसे हैं कि दांत के हर एक गैप में चली जाएंगी। तो ये अलग अलग तरह की वैरायटी बताई, तो सबकी अलग अलग क्षमता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आता है माउथ वॉश, यानी कि अब आपने टूथब्रश कर लिया, अब आपको माउथ वॉश चाहिए। तो उस माउथ वॉश भी बहुत तरीके के, मतलब उनकी सूची भी कम नहीं है, उनकी सूची भी बड़ी लंबी। अब आप चाहो तो अगर आप एक अपनी लिस्ट बनाने बैठे हो कि मुझे ये परचेस करना है, तो अगर आपने टूथपेस्ट से शुरू किया तो आपके पास धीरे 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 एक एक चीज ऐड होती जाए। पर इतनी चीजों का ही बिल काफी
बड़ा हो जाएगा। मतलब आप अगर टूथब्रश, टूथपेस्ट और माउथ वॉश ही ले लो तो यही काफी कॉस्टली आ जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित या कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। अब ये क्यों इतना महंगा होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम इतने सारे विज्ञापन देख रहे हैं तो हम कोई एक अच्छा महंगा प्रोडक्ट ही हम जाकर पसंद करेंगे। नहीं, इसमें सारी क्वालिटी है, हम ये ले लेते हैं, उसमें सारी क्वालिटी है, हम ये ले लेते हैं। तो हम ये सारी क्वालिटी के चक्कर में क्या होगा, हम बहुत महंगा ब्रांड ले लेंगे और हमारा जो बिल बनेगा आके वो काफी अच्छा खासा हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। अब सौंदर्य प्रसाधन को आप ऐसे समझो, जो महिलाएं अपने आप को खूबसूरत करने के लिए इस्तेमाल करती थीं, ठीक है, अब तो पुरुष भी इस्तेमाल करते हैं। आदमियों में भी कितने सारे सौंदर्य प्रसाधन आने लगे हैं ना। अब इन्होंने यहाँ पर बेसिक, मतलब इसमें तो इतनी वैरायटी है कि जितनी तो आप सोच नहीं सकते हो। अब साबुन को उन्होंने बोला कि साबुन में कहीं एकदम मॉइस्चराइजर है, तो कहीं बहुत तेज खुशबू दे रहा है, तो कहीं हल्की खुशबू दे रहा है, तो कहीं फूलों की सुगंध दे रहा है, तो कहीं नीम की सुगंध दे रहा है, तो कहीं आपको एंटीबैक्टीरियल है, तो कहीं आपको गोरा कर रहा है। तो मतलब इसमें भरी पड़ी है वैरायटी। तो इन्होंने बताया कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुछ भी लेना चाहो, तो उसमें आपके लिए वैरायटी का खजाना है। अब आते हैं इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न है, अच्छे पेस्ट के साथ और किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और क्यों? अब अच्छे पेस्ट के साथ अच्छी ब्रश की जरूरत पड़ती है, माउथ वॉश की जरूरत पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी चीजों को करने की जरूरत है। भाई ब्रश करेंगे, अब पेस्ट से तो सारी काम चलेगा नहीं, उंगली में तो लगाएंगे नहीं, तो उसके लिए ब्रश चाहिए होगी। ब्रश लेने के बाद भाई माउथ वॉश चाहिए कि दुर्गंध को दूर करने के लिए। तो सभी के लिए हमें ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। देखिए क्या है, अच्छे पेस्ट के साथ ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, जो ना केवल देखने में अच्छा लगे बल्कि उसमें दांतों तक अच्छी पहुंच से संबंधित गुण भी होना चाहिए। तो अच्छा पेस्ट अगर हम ले लेते हैं तो दूसरा हमारे पास ब्रश होगी, तो ब्रश भी हम अच्छी लेंगे कि वो मुंह के हर कोने तक पहुंचे, दांत के हर एक दरार तक जाए, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त मुंह की दुर्गंध को समाप्त करने वाला माउथ वॉश भी आवश्यक है। अब जब हमने ब्रश कर लिया तो उसके बाद हमें माउथ वॉश भी चाहिए। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। गद्यांश के अनुसार बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड की सामग्री खरीदने का क्या परिणाम हो सकता है? अगर हम बहुत ही अच्छी ब्रांड की चीज खरीदें या बहुत अच्छे विज्ञापन की तरह हम आकर्षित होकर खरीदें, तो उसका नतीजा क्या होगा? हमारा जो बिल होगा वो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। जो बिल आएगा ना वो क्या हो जाएगा? वो बहुत लंबा हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड की सामग्री खरीदने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उन चीजों की कीमत में उत्पादनकर्ता विज्ञापन पर होने वाले खर्च को भी शामिल कर देता है। अब क्या होता है, जब हम बहुत सारे मान लीजिए एक प्रोडक्ट बना, अब इसको हम लेते हैं टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट के बनाने की कॉस्ट आई 50 रुपीज, ठीक है। अब 50 रुपीज के बाद उसकी पैकेजिंग आई, फिर अब उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो उस पहुंचाने के लिए हमें विज्ञापन देना पड़ेगा, विज्ञापन के लिए खर्च करना पड़ेगा। अब जो कंपनी विज्ञापन के लिए खर्च कर रही है वो अपनी पॉकेट से तो लगाएगी नहीं, वो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट में जोड़ देगी, और किससे लेगी? वो हमसे लेगी पैसा। तो इसीलिए अगर हम जितनी भी कंपनी बहुचर्चित ब्रांड में जाएंगे या बहुत ही अच्छे विज्ञापन की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? हम उतना ही महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे और हमारा बिल उतना ही बड़ा आएगा। प्रश्न संख्या 3 है, बाजार पर सौंदर्य प्रसाधनों का प्रभाव कैसा होता है? अब बाजार जो है उसमें सौंदर्य प्रसाधन कैसे होते हैं? बाजार में सौंदर्य प्रसाधन इतनी किस्मों व मात्रा में उपलब्ध है, उनकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली। मतलब इतनी वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक्स हैं कि जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। हर माह बाजार में नए नए उत्पाद आते रहते हैं, जैसे साबुन की ही बहुत सारी किस्में देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जरूर एक तो इतनी किस्में ऑलरेडी मौजूद हैं, इतने ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और उसमें हर माह कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, और नतीजा क्या होता है कि हम ही कंफ्यूज होते हैं कि भैया क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये हमारी समझ के परे हो जाता है।
तो यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। हमने 3 गद्यांश देखे और उस पर आधारित लघु, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को किया। अब हम आ जाते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि अब हम देखेंगे पूरे पाठ पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है, आजकल कौन सी नई जीवन शैली आ गई है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की जीवन शैली क्या आई है, उपभोक्तावाद जीवन शैली आई है। मतलब हम हर एक चीज का उपभोग करना चाहते हैं और इसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, जिसका आधार उपभोक्तावाद का दर्शन है। क्या है जीवन शैली, उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद का दर्शन है मतलब हम हर एक वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं। आप ये नहीं कि हमको अगर पैंट लेनी है तो हम सिंपल पैंट भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि नहीं हम लिवाइस की जीन्स लेंगे, ठीक है, तो हम ली कूपर की लेंगे। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि हम एक ब्रांड की तरफ चले जाते हैं और हर एक ब्रांड को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, उपभोक्तावाद हो जाता है। उपभोक्ता की आवश्यकताएं और उनकी मानसिकता को ध्यान में रखकर वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। यह मनुष्य को अधिक से अधिक शारीरिक एवं मानसिक संतुष्टि देने की कोशिश करता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर लोगों की मेंटलिटी को समझ के ही आजकल उत्पादन पैदा किए जा रहे हैं। और क्या हो रहा है इससे कि ये हमको हर तरह से संतुष्टि पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उतनी वैरायटी निकालते हैं और हम उतनी ही चीज़ों को लेने की कोशिश करने लगते हैं। यह संस्कृति दिखावटीपन को बढ़ावा दे रही है। अब जाहिर सी बात है, तन ढकने के लिए कपड़ा जरूरी थोड़ी है कि कोई देख रहा है कि भैया तुमने ली कूपर की पहनी कि तुमने लिवाइस की जीन्स पहनी है, क्या ये तो कोई देखते नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, हम दिखावा करना चाहते हैं कि नहीं हमने ऐसा ब्रांड पहना है। तो ये दिखावटीपन को हमारे समाज में बढ़ा रहा है। इसमें मनुष्य का चरित्र एवं उनकी मानसिकता परिवर्तित हो रही है। मतलब हमारी सोच, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, इनमें बदलाव आ रहा है, जिससे उसके व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब इससे क्या होता है, जब हम दिखावटीपन की संस्कृति में आ जाते हैं तो हमारे अंदर हर एक चीज को लेकर जेलसी, कंपटीशन बढ़ता जाता है। तो इससे क्या आ रहा है, हमारे चरित्र में बदलाव हो रहा है, हमारी सोच में बदलाव हो रहा है। अब है प्रश्न संख्या 2। क्या दिया है, आज की संस्कृति को लेखक ने क्या नाम दिया है, उसमें विज्ञापनों की क्या भूमिका है। तो आज के समय में आप अगर देखेंगे तो हमारी संस्कृति को क्या नाम दे रहा, और विज्ञापन, आज हम हर एक चीज जो है विज्ञापन देख के खरीदने की कोशिश करते हैं। बढ़िया से बढ़िया चीज हम लेना चाहते हैं। हम एक तरीके से आप देखोगे हम पूरी तरीके से इन विज्ञापनों पर ही डिपेंड हो चुके हैं। तो देखिए क्या है, आज की संस्कृति को लेखक ने उपभोक्तावाद का नाम दिया है। उपभोक्तावाद का मतलब तो अभी तक मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है। इस उपभोक्तावाद संस्कृति में विज्ञापन उपभोक्ता को भड़काने का काम करते हैं। अब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति में यानी कि हम हर एक चीज को उपभोग कर लेना चाहते हैं। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा रहते हैं विज्ञापन, यानी कि एक तो हम हर एक चीज का हम उपभोग करना चाहते हैं और हमको और ज्यादा उकसाने का काम करते हैं क्या, एडवर्टाइजमेंट। मतलब हम हर एक चीज लेना चाहते हैं और उस पर भी विज्ञापन हमें दिखाते हैं कि अरे ये चीज निकल आई, अरे वो चीज निकल आई। तो अब हम हर एक चीज को लेना चाहते हैं। विज्ञापन का काम ही है वस्तुओं को नए नए तरीके से प्रस्तुत करना। भाई विज्ञापन बनाए ही क्यों जाते हैं। अब एक पेन है, इसी को आप 50 तरीके से विज्ञापनों के जरिए प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये काम किसका है, विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट का काम है कि इसको हम कितने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ता उससे प्रभावित होकर पुरानी वस्तु को बेकार समझने लगता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के जाल में फंसता चला जाता है। तो विज्ञापन काम क्या करता है, वो क्या करता है, नई चीजों को इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो पुरानी चीज ऑलरेडी हमारे पास है, हमें लगता है अरे यार ये तो बड़ी पुरानी हो गई, बड़ी बेकार हो गई, इसमें उतनी चीजें नहीं है कि जो हमको संतुष्ट कर सके। तब हम क्या करते हैं, उस पुरानी चीज को हटाकर अपनी नई चीज को लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहां पर हमें हमारे अंदर उपभोग करने की जो इच्छा है, जो लालसा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और ये उपभोक्तावाद का पोषक हो जाता है। तो अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 3। संभ्रांत महिलाओं में महंगे उत्पाद का प्रयोग करना प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बन गया है। सबसे पहले समझेंगे संभ्रांत महिला, मतलब जिनके पास पैसा अधिक होता है, जो उच्च वर्ग में आते हैं। उच्च वर्ग का तात्पर्य मतलब जो धनी वर्ग में आते हैं,
उन महिलाओं में, उन घरों की जो महिलाएं हैं उसमें जो महंगे उत्पाद हैं, महंगे मतलब जो बहुत कॉस्टली होती हैं, ब्रांड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, उनका जो उत्पाद है वो प्रतिष्ठा का कारण क्यों बना है, कि मतलब भैया हमारी इज्जत का सवाल है, ऐसी बात क्यों आ जाती है। देखिए कहीं बहुत हद तक इसमें हाथ है दिखावटीपन का, दूसरे से बराबरी करने का, इस वजह से ये चीज़ें मोस्टली बढ़ जाती हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सामान्यतः संभ्रांत परिवार की महिलाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। मैंने क्या बोला ना कि उनसे बराबरी करने का, कि भाई उनके यहाँ ऐसा है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं है, वो ऐसा वहाँ जाती हैं घूमने तो हम क्यों नहीं जाएं। तो ये जो बराबरी करने का होता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है, ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। वे एक दूसरे से ज़्यादा सुंदर और धनी देखने की चाह में किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कि मतलब कितना भी हो, कुछ भी हो, हम उनसे ज़्यादा सुंदर दिख सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं, तो अब उस अमीर को, अपने धनी को दिखाने के लिए कि मतलब हमारे पास इतना धन है, इसको दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो बाहर महंगे से महंगे उत्पादों को खरीदते हैं, चाहे वो जितने भी कॉस्टली क्यों ना। भाई आजकल आप ये बोलिए कि एक पेन 5 रुपए में भी आता है और एक पेन करोड़ों में भी आता है। तो अब वही है कि हमारे पास 1 करोड़ का पेन है, भाई मोबाइल जो है 800-900 रुपये में भी आएगा, और मोबाइल यहाँ पर 20, 25, 30, 80 लाख का भी आएगा। तो वो होता है कि हमारे पास इतना महंगा उत्पाद है, इतनी महंगी चीज़ है, ये चीज़ दिखाने के लिए। इसीलिए महंगे से महंगे सामान को खरीदने में वे अपनी प्रतिष्ठा समझती हैं। ड्रेसिंग टेबल पर सौंदर्य सामग्री का होना, नए नए डिज़ाइन के परिधान लेना ही उनकी प्रतिष्ठा का चिन्ह है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो होता है कॉस्मेटिक्स का। जो हमारा ड्रेसिंग टेबल होता है ना, उसमें अपने सौंदर्य प्रसाधन इतने ज़्यादा, इतने भान में आपको बताया था अभी कि इतना ज़्यादा उसमें वैरायटी होती है, और एक से एक चीज़ें आती हैं। भाई काजल हम देखेंगे तो वो 5 रुपए की डिब्बी भी आती है काजल, उससे भी लगाया जा सकता है, और काजल यहाँ आपको 1000, 1500, 2000, 5000 का भी काजल आएगा। तो अब वो एक छोटी सी चीज़ है, उसी को आप देखिए, और इसमें तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतने ज़्यादा फ़र्क होते हैं कि उसमें दिखाना है कि नहीं मेरे पास इतने अच्छा ब्रांड की हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इतने अच्छे ब्रांड का हम परिधान पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 5 सितारा सुविधाएं लेने के क्या कारण हो सकते हैं। अब 5 सितारा सुविधाओं को पहले आप समझिए। 5 सितारा सुविधा का मतलब होता है 5 स्टार होटल में जो फैसिलिटीज़ होती है, ये लोग चाहते हैं कि हमारे घरों पर भी अवेलेबल हो। अब जाहिर सी बात है कि जब हम अपने घरों पर अवेलेबल कराएंगे तो उसके लिए हमें बहुत कॉस्ट देना पड़ेगा ना, कि भाई उतने सर्वेंट रखने पड़ेंगे, उतनी ही चीज़ें। अब जैसे वहाँ पे सेंट्रल एसी होता है, आपको टच के साथ में काप होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो लोग अपने घर में भी कराते हैं। तो ये देखिए 5 सितारा सुविधाएँ लेने के क्या कारण, ये सुविधाएँ हम अपने घर में वो लेना चाहते हैं, तो इसका क्या कारण है। आज के आधुनिक युग में 5 सितारा सुविधा लेना आवश्यकता नहीं बल्कि फैशन हो गया है। ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, फैशन है। फैशन मतलब हमें दिखावा करना है। 5 सितारा स्कूल, होटल, अस्पताल आदि का इस्तेमाल करना सामाजिक प्रतिष्ठा के चिन्ह बन गए हैं। अब देखिए स्कूल भी बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप सर्च करो तो भारत का सबसे कॉस्टली स्कूल भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पर मंथ की जो फ़ी होती है वही लाखों में जाती है। तो अब उसी तरह अस्पताल भी एक से एक हैं, आप छोटे से छोटे में करा लो, बड़े से बड़े में करा लो। तो ये सारी सुविधाएं आज हम लेना चाहते हैं। लोग ये मानने लगे हैं कि महंगी सुविधाएं लेने से हम ज़्यादा सम्मानित लोगों की श्रेणी में गिने जाएंगे। ये सब महज दिखावे के लिए हो गया है। अपनी हैसियत से अधिक खर्च करना प्रतिष्ठा का सूचक हो गया है। कहते हैं ना, आप जितना अर्न कर रहे हैं उसमें आपको मान के चलिए कि 80% सेव करना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज हम 80% खर्च कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए, क्योंकि हमें दिखावा करना है कि नहीं हम इतनी, हमारे पास इतना पैसा है, हम इतने अमीर हैं, हम एक से एक ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से एक सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल में रुकना है तो होटल भी हमको बहुत ही आलीशान चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आजकल ये सभी कुछ हमारी प्रतिष्ठा का बात बन गई है। हम कि चाहते हैं, हम लोग समाज में अपनी को दिखाना चाहते हैं कि नहीं हमारे पास इतना पैसा है, तो उसको दिखाने के लिए हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम नोटों की गड्डी हाथ में लेकर गिरेंगे। हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे पता चलेगा कि हमारे पास बहुत अधिक पैसा है। उसमें आती है 5 सितारा सुविधाएं। जैसे हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमको
जो है रेस्टोरेंट चाहिए 5 स्टार चाहिए, होटल हम स्टे करेंगे 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे, हम अगर बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल भी हम 5 स्टार हॉस्पिटल में जाएंगे, स्कूल एक से एक 5 स्टार। इवन हम चाहेंगे कि वो जो फैसिलिटीज़ हमको 5 स्टार में मिल रही है वो हमें घरों में आए, क्योंकि हमारे घर में जो आए वो हम उनको दिखा भी सकें कि हमारे यहाँ भाई इतने नौकर चाकर हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हो गए हैं, आज इस फैशन हमारा स्टेटस सिंबल बन के रह गया कि नहीं आज हम इतने प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए इन सुविधाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के क्या कारण हैं। अब ये आजकल ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो तो हमने आपको बता दी क्या होती, ये संस्कृति आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बढ़ने के जो मूल कारण हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर कारण जैसे हमने दिखाया आपको, देखिए अलग अलग तरीके से दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए क्या है, लेखक के अनुसार उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास में सामंती संस्कृति का योगदान एवं महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि सामंत नहीं रहे परंतु संस्कार और प्रवृत्ति वही है जिसमें उपभोग को जन्म दिया है। अब क्या होता है, सामंती यानी कि देखिए क्या होता था कि पहले के समय में राजा राज करते थे, ठीक है, उनके अंडर आते थे राज्य बहुत सारे। अब राजा के राज्य के अंदर बहुत सारे गांव होते थे, तो अब वो हर जगह तो जाके नहीं देख सकता था, तो उनकी देखरेख के लिए कि मान लीजिए एक को हमने 10 जिले दे दिए, 10 गांव दे दिए या 50 गांव दे दिए, और वहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि तुम इन सभी गांवों की देखभाल, यहाँ से कर वसूल करना, ये सारे काम करोगे। तो वो क्या होता था, सामंत होता था। तो ये सामंतवादी जो प्रवृत्ति होती है इसका मतलब होता है औरों पर राज करने का। अब ये जो भोक्तावाद की संस्कृति आई है ना, ये वहीं से आई है। भाई पहले क्या होता था कि लोग मजदूरी करते थे और सामंत उन चीज़ों को ले जाते थे, उनका उपभोग करते थे। उनके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था, खाली क्या होता था, हिसाब किताब रखना और इन सारी चीज़ों का, उनका मेहनती काम नहीं होता था, लेकिन उनकी लाइफ बहुत लैविश होती थी। तो इसी कारण से जो है ना, लोगों के अंदर भी ये चाह बढ़ी कि भाई जब हम मेहनत करते हैं तो हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। तो जब सामंत हट गए, हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र आ गया, तो अब धीरे धीरे हर व्यक्ति के अंदर वो सामंतवादी प्रवृत्ति जन्म लेने लगी। वो उस प्रवृत्ति में क्या था, भाई हम किसी के ऊपर राज तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने वैसी सुख सुविधाएं अपने घर में जो है मुहैया कराने का काम कर दिया। और आज भी यही है, आज भी हम क्या हैं, हम समाज पर राज करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, इसको हम शो ऑफ करना चाहते हैं, तो हमारे पास अब जब पैसा है तो जाहिर सी बात है उसको हम खर्च भी करेंगे। तो हर एक से एक महंगी चीज़ लेते हैं, हर एक प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो वही क्या होता है, उपभोक्तावाद जो हमारा क्या कहते हैं, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण। भारतीय अपनी स्वस्थ मान्यताओं, परंपराओं एवं आस्थाओं को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। हम अपनी संस्कृति पे ध्यान नहीं देते। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रहे हैं। वहाँ कैसा पहनावा है, वहाँ कैसे लोग फूड खाते हैं, कैसे लोग वहाँ घूमने जाते हैं, कैसी गाड़ियाँ हैं, कैसी घड़ियाँ हैं, कैसे सौंदर्य प्रसाधन है, हम उन पाश्चात्य देशों का बिना सोचे समझे जो है वो नकल कर रहे हैं। हमारी अपनी संस्कृति क्या है, हमारी अपनी मान्यता क्या है, इसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। और यहाँ वहाँ की जो हम अनुकरण कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उसका वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग, अगर आप पश्चिम की तरफ देखिए तो वहाँ आप देखोगे कि घर में खाना बनाने की जो है वो नीति नहीं है। लोग ख़ास तौर से बाहर से लाते हैं, गर्म किया खा लिया, ये चीज़। अब धीरे धीरे ये टेंडेंसी भारत में भी बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है, लोगों में कितने तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। अब ये अंधा अनुकरण होने का क्या हुआ, भाई वहाँ पे जो आपकी फूडिंग के जो पैमाने हैं वो अलग हैं, हमारे देश के अलग हैं। वहाँ की जो प्राकृतिक सिचुएशन है वो अलग है, हमारे देश की अलग है। तो ये सारी चीज़ें हम नकल तो कर रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि उससे हमारा नुकसान क्या हो रहा है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, हम उनको देखा देखी हर एक चीज़ कर रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए, उसका भी अनुकरण हम कर रहे हैं। तीसरा कारण है आधुनिकता की अंधी दौड़। हम जो है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न दिखना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मॉडर्निटी को दिखाने के लिए हम बिना सोचे समझे जो है उसका अनुकरण करते रहते हैं। चौथा कारण है विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार।
तो अभी उपभोक्तावाद क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई हमको बहुत एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ दिखाई जाती हैं, विज्ञापन के थ्रू हमारे सामने रखा जाता है, हम आकर्षित होते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। ये भी एक उपभोक्तावाद के विकास का बहुत बड़ा कारण है। तो ये 4 कारण हमने आपके सामने रखे। अब आ गए प्रश्न संख्या 6 पर। उपभोक्तावादी संस्कृति के पनपने में हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है? अब भाई इनको पनपा तो हम ही रहे, लेकिन इसको पनपाने से हमारा नुकसान क्या हो रहा है? फायदे तो हमें नहीं, बहुत कम ही दिखते हैं, नुकसान ही बहुत ज़्यादा दिखते हैं। देखिए क्या है, तेजी से पनप रही उपभोक्तावादी संस्कृति में आम जनजीवन पर्याप्त रूप से दुष्प्रभावित हो रहा है। जो हमारा सामान्य जीवन है वो क्या है, दुष्प्रभावित हो रहा है। दुष्प्रभावित का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अपना सामान्य जीवन जीते ही नहीं, हमेशा स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि अब इसको ऐसे देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है, उसकी 4 वैरायटीज़ आ रही हैं, तो हम चारों खरीदना चाहते हैं। जब हम चारों खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। और उस अर्न करने के लिए हम एक दिन में 1-1, 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम बेहद स्ट्रेस में जा रहे हैं। लोगों का चरित्र बदल रहा है। अब क्या होगा, जब आप 24 घंटे काम करोगे ना, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, आप लोगों से सामान्य तौर से बात नहीं कर पाओगे, तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगेगा। आप जो हो चिड़चिड़े हो जाओगे, आप लोगों से ठीक से बात नहीं करोगे, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं रह जाएंगी। विज्ञापनों की चकाचौंध में डूबे लोग गुणवत्ता को भूलकर घटिया उत्पादों को महत्व देने लगे हैं। अब क्या हो रहा है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसकी चकाचौंध में फंस जाते हैं, अरे नहीं ये विज्ञापन अच्छा है तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेकिन हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, चीनी एक बेसिक चीज़ है। चीनी हम सभी के घरों में इस्तेमाल होती है। हम चीनी के लिए कितना भागते हैं, कितना दौड़ते हैं कि भाई इस कंपनी की अच्छी है, वो कंपनी की अच्छी है, वो कंपनी की अच्छी है। क्या कोई भी चीनी अच्छी होगी? कभी नहीं अच्छी होगी। अच्छा क्या होगा, गुड़ होगा। ये तो हमारा देसी चीज़ है ना, हम उसको छोड़ के कहाँ विज्ञापनों के पीछे भाग गए। तो ये भी सबसे बड़ा नुकसान है। जो गुड़ हमें सस्ते में मिल रहा है, हमारे शरीर को इतना फ़ायदा कर रहा है, हम उसको छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं, उस महंगी चीनी के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचा रही है। पुरानी परंपराएं और आस्थाएं खंडित हो रही हैं। जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही थी वो क्या हैं, वो कहीं ना कहीं खंडित होती जा रही हैं। कैसे खंडित हो रही हैं, देखिए अब हमारे यहाँ हर एक चीज़ की शुद्धि पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भारतीय समाज में क्या होता है ना, आप शुद्ध चीज़ खाइए, शुद्ध चीज़ का वर्ण करिए, लेकिन विज्ञापनों और इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या हो रहा है, हम वो शुद्धि पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। होता है ना। नैतिकता विस्मृत होती जा रही है। हमने कहा ना, हमारी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय, खत्म होती चली जा रही हैं। चारों ओर व्यक्ति केंद्रता, सामाजिक अशांति और विषमता व्याप्त हो गई है। अब क्या है, व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अब वो क्या, हम अच्छी चीज़ ले आएँ, उससे हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में किसी को कोई नुकसान होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम 24 घंटे जो हैं वो अशांत रहते हैं। बस क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चलता रहता है हम अर्निंग में, कैसे बचाएं, कैसे हम जो है वो इन्वेस्ट करें कि भविष्य में जाके हमको पैसा मिले। तो मतलब 24 घंटे हमारा दिमाग सिर्फ वो मनी माइंडेड होता चला जा रहा है। इससे क्या है, दिमाग असामाज जो है वो अशांत होता जा रहा है। समाज की शांति भी इसी कारण खोती चली जा रही है। विषमता व्याप्त है, चारों तरफ जो है समानता नहीं है। हर कोई अपने आप को उच्च दिखाने के चक्कर में समाज में क्या है, असमानता आ गई, विषमताएं यहाँ पर व्याप्त हो चुकी हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता क्यों नष्ट हो रही है? अब सांस्कृतिक अस्मिता क्यों नष्ट हो रही है? क्योंकि हम पश्चिम की देखा देखी उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहे हैं, इस संस्कृति को हम पनपा रहे हैं, इसलिए हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो देखिए क्या है, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता अर्थात हमारी पहचान उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण नष्ट हो रही है। अभी क्या होगा, हमारी उपभोक्तावाद संस्कृति जितनी बढ़ेगी उतना हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जाएंगे। आप अभी भी किसी भी चीज़ को उठाकर देख लो, आप हमारे जो पहले मूल थे और आज थे उनमें कितना बदलाव है। आज हमारे में हम पाश्चात्य संस्कृति की झलक ज़्यादा हम अपने पहनावे में देख लीजिए, हमारी बोलचाल में देख लीजिए, हमारे बिहेवियर में देख लीजिए, इन सब ही चीज़ों में बदलाव होता चला जा रहा है।
किससे? उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण। वस्तु संचय और उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण भारत के लोग अपना धर्म, मर्यादा, परंपराएं, आदर्श, यहाँ तक कि मौलिक विशेषताओं को भी खो रहे हैं। अब क्या है, हम जब उपभोक्तावादी संस्कृति के फेर में आ रहे हैं, जितना हम उसमें आ रहे हैं, हमारे यहाँ चीज़ों को इकट्ठा करना और उनका उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जबकि हमारी संस्कृति क्या कहती है? संभाव रहिए, यानी कि जितना आपको मिल रहा है उसका आप उपभोग भी करिए और उसको दान भी दीजिए। लेकिन अब क्या है, हमको जितना मिल रहा है, हम जितना उपभोग कर सकते हैं करते हैं और बाकी अपने भविष्य के लिए बचा कर रख लेते हैं। हम उसको, जैसे होता है ना, दान देने की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में बहुत है, आज वो कहीं ना कहीं नष्ट हो चुकी है। तो ये परंपराएं, ये आदर्श हमारे क्या हैं? खत्म हो रहे हैं। भारतीय तौर तरीकों को छोड़कर पाश्चात्य तौर तरीकों को पसंद करने लगे हैं। हमने बोला ना, पहले क्या होता था, देखिए हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, होता था ना। भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं होती थी। आज सभी घरों में डाइनिंग टेबल मिलेगी, लेकिन डाइनिंग टेबल तो हमारी प्रवृत्ति में था ही नहीं। हम कैसे खाते थे खाना? हम ज़मीन पे बैठ के खाते थे। तो ये एक हमारे तौर तरीके भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। पहले महिलाएं क्या करती थी? किचन में बैठकर खाना बनाती थी। आज क्या है? खड़े खड़े खाना बनाती हैं। हमारे यहाँ घर जो हैं, घरों में एसी नहीं होते थे, फ़ैन से ही घर ठंडे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ी रही, भाई कूलर लगे, कूलर के बाद एयर कंडीशनर, हर एक रूम में आपको अलग अलग एयर कंडीशनर चाहिए। तो ये हमारे रहन सहन, तौर तरीकों में हर एक चीज़ में बदलाव हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ता जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक ने नई संस्कृति को अनुकरण की संस्कृति क्यों कहा है? अनुकरण की मतलब क्या है? देख के एज इट इज ही जो है हम उसको फॉलो करें, हम उसके आगे पीछे नहीं सोचे, तो उसी को अनुकरण कहते हैं। देखिए क्या है, वर्तमान समय का समाज आधुनिकता की अंधी दौड़ में लगा हुआ है, यानी कि मॉडर्निटी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के झूठे प्रतिमानों को अपनाने में हम अपनी प्रतिष्ठा समझने लगे हैं, यानी कि जो पश्चिमी देशों की जो चीज़ें हैं उनको हम अपना रहे हैं अपने अंदर, और उसी को हम क्या समझते हैं? अपना मान सम्मान, इज्जत समझते हैं। अनुकरण का मतलब ही है नकल करना या पीछे चलना। हमने बोला ना, अनुकरण मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति है उसकी हम नकल उतार रहे हैं और उसी को हम देखा देखी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि उससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हम कुछ नहीं देखते। वो है, वो अच्छा दिखेगा, हम उसको देख लेते हैं, लेकिन उसमें अभी होने वाले नुकसान या लॉन्ग टर्म्स में होने वाले नुकसान, उनमें हम कहीं पे भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम पश्चिमी देशों के नक्शे कदम पर चलने में जुट गए हैं बिना सोचे समझे। आज जो पश्चिम देशों, अमेरिका और यूरोप के देशों में हो रहा है, वह कुछ समय बाद भारत में भी संभव हो जाएगा। इस प्रकार अपनी परंपराओं का अवमूल्यन यानी कि समाप्त करके नई संस्कृति को अपनाना अनुकरण की संस्कृति है। यानी कि आज का समय देख लीजिए आप, आज अगर हम किसी पश्चिमी देश में कुछ होता देख रहे हैं तो मान के चलिए आने वाले 1-2 सालों में वो हम अपने देश में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कि हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हम उनका देखी देखी चीज़ करेंगे तो हमारी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता क्या होगी? वो कहीं ना कहीं नष्ट होती चली जाएगी। तो अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अनुकरण की संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं और अपनी संस्कृति का अवमूल्यन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या है 9, विज्ञापन ने उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर आकर्षित करने में भारतीय जनमानस को कहाँ तक प्रभावित किया है? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट ने उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर आकर्षित करने के लिए, ये जो संस्कृति है हर चीज को उपभोग करने की, इसने हम सभी भारतीयों को कितना अधिक प्रभावित किया है? तो हम ये कहेंगे कि उपभोक्तावाद संस्कृति में हम भारतीयों को शामिल करने में 80% हाथ इन विज्ञापन का है। मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हमें बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित करते हैं। इनके फेर में पढ़कर हम इस संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, पाल पोस रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, विज्ञापन एवं प्रचार की शक्तियां भारतीय जनमानस को गहराई से प्रभावित कर रही हैं, बहुत तेजी, स्ट्रॉन्ग तरीके से। आप आज भी अगर टीवी देखते हो तो टीवी में अगर मान लो कोई सीरियल देख रहे हो, कोई भी सीरियल देख रहे हो, तो कम से कम 3 से 4 बार ऐड आएंगे। आप अगर मोबाइल पे कोई भी वीडियो, हम कह रहे हैं एजुकेशन वीडियो ही देख रहे हो, कोई भी आप, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो
और ये वीडियो देखते देखते आपको कम से कम नहीं तो 2 या 3 बार ऐड तो आएगा ही आएगा। फिर आप क्या करोगे, आपका ध्यान नहीं है उसको देखने में, आप उसको देखने के लिए नहीं बैठे हो। आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर ये चैप्टर समझने के लिए बैठे हो, लेकिन बीच में जब वो विज्ञापन आ रहा है तो मगर आप अनचाहे मन से उस चीज को देख जरूर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। हो सकता है बीच में किसी ऐसी चीज का ऐड आ जाए जिसके प्रति आप आकर्षित हो जाओ, और जैसे ही वीडियो खत्म हो आप मार्केट की तरफ दौड़ो उस चीज को लाने के लिए। तो ये विज्ञापन जो है ना, ये बहुत तेजी से संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। हम सभी का माइंड चेंज जो करने का काम है वो ये विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। विज्ञापन तंत्र ने भारतीय मानसिकता को बदल कर रख दिया है। हमने कहा ना, हमारे मस्तिष्क को बदल रहा है। हम मतलब जबरदस्ती वो हमारे दिमाग में उस चीज को ठूस रहा है। हम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती विज्ञापन देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं जिन्हें हम परचेज कर सकते हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति इस जरिए से कभी भी टीवी के सामने या मोबाइल के सामने नहीं बैठता है। वो हमेशा क्या होगा, वो अपनी मतलब की चीज देख रहा होता है, लेकिन उसके बीच में आने वाले विज्ञापन हमें इस चीज के लिए फोर्स कर देते हैं और हमारे माइंड को चेंज कर देते हैं। क्योंकि विज्ञापन में एक प्रकार की सम्मोहन यानी आकर्षण शक्ति, मैंने कहा ना, आप नहीं चाहोगे लेकिन तब भी आप उसकी तरफ आकर्षित होकर उसमें फंस ही जाओगे, जिसके वश में होकर लोग उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर खींचे चले जा रहे हैं। इस उपभोक्तावादी संस्कृति से भारतीय आस्थाओं परंपराओं का शरण यानी हास हो रहा है। अब क्या है, हम इन विज्ञापनों के चक्कर में फंस रहे हैं। इसमें इतनी मॉडर्निटी, इतनी चकाचौंध दिखाते हैं कि हम उसमें फंस जाते हैं और फंस के हम वो चीज़ ले आते हैं मार्केट से, ठीक है। लेकिन इन सभी से क्या हो रहा है, हमारे अपने भारतीय मूल कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वर्तमान समय में समाज में किस तरह के प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं? आज उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से हमारे समाज में आज क्या बदलाव आप देख रहे हो, पहले में और अब में जो बदलाव देख रहे हो वो आपको लिखने हैं। वर्तमान समय में समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज़्यादा गरीब अमीर होता जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो डिफरेंस था दो वर्गों के बीच में वो कहीं ना कहीं है, वो बढ़ रहा है, पटने का काम नहीं कर रहा है। सामाजिक संबंधों में कमी आ रही है। हम सोशल बाउंडिंग करना बंद कर चुके हैं। एक तरीके से आप देखोगे उपभोक्ता, हम इवन बहुत जगह ऐसी होती है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमको ये तक नहीं पता होता है ना, हम पहचानते ही नहीं है कि भाई ये हमारे व्यक्ति हमारे पड़ोस में रह रहा है। तो ये क्या है, सामाजिक संबंधों का हास है। हम आस पड़ोस, हम सोशल हो ही नहीं रहे हैं। हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमारे मूल से कहीं हटती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो भारतीयपन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। भोग की प्रबल इच्छा बढ़ती जा रही है। हर चीज़ को इस्तेमाल करने की जो इच्छा है, हर चीज़ को लेना, हर चीज़ को खाना, इन सभी में क्या है, वो बढ़ता चला जा रहा है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। आक्रोश एवं अशांति बढ़ती जा रही है। नैतिक यानी कि हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। जैसे होता है औरों की, दूसरे लोगों की हेल्प करना, बड़ों का सम्मान करना, बुज़ुर्गों की हेल्प करना, बच्चों को भी मान सम्मान और प्यार देना। तो ये जो नैतिक हमारे मूल्य हैं कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। आक्रोश एवं अशांति बढ़ती जा रही है। अब क्या है, चीज़ों को उपभोग करने के कारण हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अर्निंग के लिए, और उससे हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, हमारे अंदर वो धीरज, कामनेस वो कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। इससे क्या है, हमारे अंदर क्रोध पैदा हो रहा है। हम कहीं स्टेबिलिटी अपने दिमाग की खोते चले जा रहे हैं। सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ती जा रही है, यानी कि हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं, हम समाज के बारे में, औरों के बारे में अब नहीं सोचते हैं। लोग आत्म केंद्रित एवं स्वार्थी हो जा रहे हैं, यानी कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। इस प्रकार हमारे वर्तमान समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो भारतीय मूल हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसका मेन कारण यही है कि भाई उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही है तो हम पाश्चात्य देशों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 है, आज भारत अपने विकास के विराट उद्देश्य से पीछे क्यों हट रहा है?
विराट उद्देश्य, देखिए बहुत बड़ा जो लक्ष्य होता है विकास का, यानी कि डेवलप करने का जो लक्ष्य है, उससे हम कहीं ना कहीं पीछे हटते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है बताना है। आज भारत अपनी क्षणिक तुष्टि यानी संतुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा करने में लगा है। यानी कि भारत में जो है हम तुरंत जो फल मिल रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मर्यादाएं टूट रही हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। यानी कि हम अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन दूसरे की भलाई किस में है हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। भोग की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी चीज़ों को यूज़ करना, हर चीज़ को यूज़ करने की जो इच्छा है वो बहुत तेज बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप भारतीय अस्मिता का दिनों दिन पतन होता जा रहा है। इन्हीं कारणों से भारत अपने विराट उद्देश्यों से पीछे हट रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं हम इन पर तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके कारण जो लॉन्ग टर्म्स अचीवमेंट है उनसे कहीं हम पीछे हटते जा रहे हैं। इसीलिए भारत अपने विकास के विराट उद्देश्यों से कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, व्यक्ति केंद्रितता का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति केंद्रितता, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। व्यक्ति केंद्रितता का अर्थ है स्वयं को केंद्र में रखना, यानी कि हम ही सब कुछ हैं, हम हर एक चीज के लिए काम करेंगे। मतलब पहले होता था ना, हम सभी के लिए सोचते थे, परिवार ही होता है, ये समाज होता है, तो हम जब काम करते हैं तो हम सभी के लिए सोचते थे। लेकिन आज क्या है, हम अपने आप को पहले अपनी प्रायोरिटी देते हैं, बाकी बाद में हम औरों के लिए सोचते हैं। आज लोग हित अहित भला बुरा सोचते समय केवल अपना ध्यान रखते हैं। हमने कहा ना, बोला सिर्फ कुछ भी होगा हम सबसे पहले अपना ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें बाद में जाएंगी, पहले हम अपना ध्यान रखते हैं। लोग कल्याण या दूसरों के हित अहित की बातों को अनदेखी करने लगे हैं, यानी कि दूसरों की भलाई, हम दूसरे क्या चाहते हैं हम इसको सोचने की देखने की बात तो दूर, हम सोचना तक नहीं चाहते हैं। अर्थात अपनी सुख सुविधाओं में खोकर हमारी सामाजिकता क्षीण होती जा रही है। हम सामाजिक संबंधों की परवाह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं, इससे हमको क्या फायदा है, लेकिन इससे हम देखते नहीं कि दूसरों को अगर परेशानी हो रही है। पहले क्या होता था, अगर हम कोई काम करते थे तो हम यहाँ पर देखते थे कि पहले दूसरों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं, दूसरों को क्या हो रही, उसके बाद हम अपने पे आते थे। लेकिन आज क्या चीज़ें बदल गई हैं, आज पहले हम अपने आप को देखते हैं, पहले हमको क्या फ़ायदा है, हमको क्या सुख सुविधा है। अगर उससे औरों को नुकसान हो रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमारी जो है सुख सुविधा प्रायोरिटी पे रहती है। इसी को बोलते हैं आत्म केंद्रितता, यानी कि अपने आप के बारे में पहले सोचना, बाकियों के बारे में बाद में देखा जाएगा या एकदम सोचेंगे ही नहीं। प्रश्न संख्या 13 है, सामाजिक नींव को किससे खतरा है और क्यों। जाहिर सी बात है, सामाजिक नींव को उपभोक्तावादी संस्कृति से खतरा है ना। तो अब इसको आप बताएंगे कैसे। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, सामाजिक नींव को उपभोक्तावादी संस्कृति से खतरा है क्योंकि इस संस्कृति का अनुकरण कर हम आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो गए हैं। हम अपनी परंपरा, नैतिकता और सामाजिक सरोकार को भूलते जा रहे हैं। इसके कारण विकास के उद्देश्य पीछे छूटते जा रहे हैं, हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित होते जा रहे हैं। तो यानी कि क्या है, हम जो है हमारी जो सामाजिक मूलता है वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होती जा रही है। तो जब हम सामाजिकता कैसे होती है, जब हम सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अगर उपभोक्तावादी संस्कृति को लेते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, समाज का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, इसकी नींव कमज़ोर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के वक्तव्य से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अब आपको बताना है पाठ में जो गांधी जी का वक्तव्य आया है उससे हमें क्या प्रेरणा मिल रही है। गांधी जी के वक्तव्य से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम दूसरे देशों के उचित सांस्कृतिक मूल्यों से जरूर प्रभावित हों और उन्हें स्वीकार करें ताकि उन्नति और विकास की संभावना बनी रहे, परंतु अपनी मूल संस्कृति को किसी भी कीमत पर न छोड़ें। हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाने के साथ साथ अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या कहा, आप पाश्चात्य देशों को देखिए, उनकी चीजों को भी अपनाइए, लेकिन देखिए कि इससे कहीं आपकी जो नींव है, आपके जो मूल हैं, वो कहीं प्रभावित नहीं हो रहे। मतलब हमें चीज़ों का अनुकरण करना है मगर हमें अपनी भारतीयता से बंधे रहना है। हमें बाहर की ऐसी चीज़ों का अनुकरण करना है जो हमको फायदा पहुंचाए,
ना कि हमें नुकसान पहुंचाए। सिर्फ नुकसान प्रेजेंट टाइम का नहीं होता है, भविष्य में भी होता है। इसलिए हमेशा हमें जो है ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए जो हमें फ़ायदा पहुंचाए, हमारी जो अपनी मूल है, हमारी पहचान है, वो बनी रहे, और दूसरों की चीज़ें जो हम अपनाएं उससे हमें फ़ायदा होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अब ये पाठ हमें हमारे सामने जो रखा गया है, ये हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से तात्पर्य विकसित होने वाली ऐसी संस्कृति है जिसके केंद्र में उपभोक्ता संबंधी विचारधारा हो। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ है, हम कोई भी चीज़ है, उसका एक सेंटर होता है। तो ये सेंटर क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका सेंटर होता है। तो उसी तरीके से जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसके सेंटर में क्या है, सिर्फ आत्म केंद्रित होना, यानी कि हम अपने लिए कितना उपभोग कर सकते हैं, ये इसमें उपभोक्ता संबंधी विचारधारा है। कि मतलब हम किसी चीज़ को लेकर उसकी प्रोडक्टिविटी का हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। उपभोक्तावाद से आश्रय ऐसी विचारधारा से है जो उपभोग को सर्वाधिक महत्व देती है, यानी कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसी कारण विज्ञापन का प्रचलन बढ़ रहा है। भाई उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाने के लिए भाई क्या है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे उसको आपको बताना पड़ेगा लोगों तक, इसीलिए ये एडवर्टाइजमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्पादक विज्ञापनों का सहारा लेकर चमक दमक का जाल फैलाकर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो क्या करता है, वो बहुत एक से एक आकर्षक विज्ञापन बनाता है और उनको लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। और उस प्रेजेंटेशन के कारण क्या होता है, वो जो विज्ञापन में चकाचौंध और जो लैविशपन दिखाया जाता है, वो क्या होता है, हम उसमें फंस जाते हैं और उस प्रोडक्ट का उपभोग करने लगते हैं। हम उस आकर्षण में फंसकर अधिकाधिक चीज़ों का उपभोग करते हैं, यही उपभोक्तावाद की संस्कृति है। तो इन विज्ञापनों के चक्कर में ही फंस के हम क्या करते हैं, तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बटर का ऑप्शन दिया था कि पहले एक बटर आता था, अब कम से कम 6, 8, 9, 10 तरीके के बटर आते हैं और हम हर एक तरीके के बटर को टेस्ट करना चाहते हैं। और उस टेस्ट करने के चक्कर में क्या होता है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अरे ये बटर आया, चलो ये बटर ले आते हैं, वो बटर आया तो हम ये बटर ले आते हैं। तो इस तरीके से हम कितने तरह के बटर लाते हैं, हर एक चीज़ का उपभोग करते हैं। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, उस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, जिसने विज्ञापन के चक्कर में हमको फंसाया, मगर हम फंस किस में रहे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। नुकसान इतना ज़्यादा चीज़ों को हम जो खरीद रहे हैं उसमें नुकसान किसका हो रहा है, हमारा। वो चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़रूरी तो थी नहीं जिसमें हमने इतना खर्च कर दिया, है ना। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद संस्कृति से मतलब क्या है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का जो उपभोग कर रहे हैं उसके लिए हमें आकर्षित करना, और हम उस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट के हमारे प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट में किस किस तरह, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के, और अभी भी इसमें बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिसमें आपके व्यूज़ भी बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो बस सबसे पहले ज़रूरी है पार्ट को समझिए कि उपभोक्तावाद होता क्या है। इसको हमने आपको कई तरीके से समझाया, समझ में आपको आ गया होगा। तो आप क्वेश्चंस किसी भी तरह के पूछे जाएँ तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।